बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। महिला हिंसा कहें ना, महिला जिसे भगवान की एक अनुपम रचना माना जाता है, लेकिन विभिन्न कारकों के कारण विभिन्न समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी थम नहीं रही, नियंत्रित नहीं हो पा रही। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, विश्व भर के कितने ही देशों की है। और ये कहा जाता है कि जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता या उनके खिलाफ हिंसा होती है, ये उस समाज की सोच के स्तर को दर्शाता है। इसीलिए 1993 में जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर के देशों में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की घोषणा की, तो यही सोच थी इसके पीछे कि इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। क्या कुछ पहल की जा रही है विश्व भर में और क्या कुछ पहल की जा रही है भारत में भी? क्या स्तर है विश्व में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर? आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट, जिसके बाद करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा अपने मेहमानों के साथ। हिंसा जब महिलाओं के खिलाफ हो तो एक अस्वीकार्य तस्वीर सामने आती है जो किसी भी समाज को शर्मसार करती है। 25 नवंबर जब विश्व महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया में सबसे प्रचलित और व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन पर जारी घोषणा के मुताबिक हिंसा को लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक पीड़ा होने की संभावना है के रूप में परिभाषित किया गया है। महिलाओं को सार्वजनिक रूप से या निजी जीवन में धमकियां, जबरदस्ती स्वतंत्रता से वंचित करना इसमें शामिल है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा समानता, विकास के साथ साथ उनके मानवाधिकारों की पूर्ति में भी बाधा बनती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व में लगभग 80 करोड़ महिलाएं कम से कम एक बार शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। हर 3 में से एक महिला हिंसा का शिकार हुई है। अधिकांश मामलों में हिंसा पतियों या जानकारों द्वारा की गई। वहीं 15 से 19 आयु वर्ग में यह दर 24% है। लेकिन हिंसा का अनुभव करने वाली 40% से भी कम महिलाएं मदद लेने के लिए आगे आती हैं। मौजूदा दौर में कोविड महामारी के प्रभावों, संघर्षों और जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। भारत का संविधान समानता के अधिकार के साथ महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने और उनके सशक्तिकरण के लिए राज्यों द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2019 की तुलना में 2020 में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए, वहीं 2021 में इसमें 15.3% की वृद्धि हुई। भारत सरकार ने लैंगिक असमानता, भेदभाव और हिंसा उन्मूलन के लिए जहां कानूनों को कड़ा किया है, वहीं हिंसा प्रभावित महिलाओं तक मदद का हाथ पहुंचाने के लिए 2022 तक देश भर में 708 वन स्टॉप सेंटर शुरू हो चुके हैं। पीड़ित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वाधार गृह सहित विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा घरेलू हिंसा के मामलों की त्वरित रिपोर्ट के लिए समर्पित व्हाट्सएप नंबर 7217735372 दिया गया है। वहीं महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 काम कर रहा है। सोच में बदलाव के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रभाव भी दिख रहा है। निर्भया फंड के तहत जांच अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट का वितरण, पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क के लिए एसओपी भी तैयार की गई है। अधिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति से उनके खिलाफ हिंसा पर नियंत्रण संभव है। इसलिए भारत ने G20 के मंच पर भी महिलाओं के नेतृत्व में विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का विधेयक भी पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने नारा दिया है #No Excuse, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कोई मुआफी नहीं है। इसे लेकर 25 नवंबर से यूनाइट अभियान शुरू किया गया है, जो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होगा। विश्व की आधी आबादी के लिए सुरक्षित,
हिंसा रहित समाज के बिना विकास की परिभाषा अधूरी है। आओ जागरूक बने, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। ममता चोपड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि विश्व भर में इसके खिलाफ काम किया जाए, इसको लेकर आवाज मुखर हो रही है। लेकिन आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहेंगे जो ये तस्वीर पेश करते हैं कि हमारे देश में किस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, जिनमें हिंसा इनका अहम हिस्सा रहती है। ऐसे महिलाओं के खिलाफ अपराध की जब हम बात करते हैं तो एनसीआरबी के ही आंकड़े अपनी कहानी बयां करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के भी आंकड़े हैं जो अपनी अलग कहानी प्रस्तुत करते हैं। और ये आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरीके से साल दर साल इसमें परिवर्तन आता है। और इसमें अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि 2014 के बाद पहली बार 2022 के आंकड़े एनसीआरबी के पास हैं, और इन आंकड़ों में सबसे पहली बार 2014 के बाद जो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के पास हिंसा की शिकायतें आई हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर हम आगे बढ़कर देखें, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े हैं जो एनसीआरबी से अलग होते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा के मामलों के लिए बहुत सी महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग का ही दरवाजा खटखटाती हैं। लेकिन वहीं आप अगर आगे देखते हैं तो आप पाते हैं कि 2014 से 2022, इसकी बात अभी हमने आपके सामने की, अलग अलग श्रेणियों पे आते हैं। अलग अलग श्रेणियों की बात करें तो साइबर अपराध की श्रेणी भी है, दुष्कर्म की श्रेणी भी है, छेड़छाड़ की श्रेणी भी है, और इन सब को लेकर, दहेज को लेकर मृत्यु की श्रेणी, शादीशुदा महिलाओं का उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और सम्मान से जीने का अधिकार, ये अलग अलग श्रेणियां हैं जिनके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत जो शिकायतें दर्ज होती हैं उन सबको वर्गीकरण किया जाता है। और ये सभी दिखाते हैं कि किस तरीके से इन सभी अपराधों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो साल दर साल अलग तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन एक बड़ा तथ्य ये भी है कि कोविड के कारण जो हालात बदले उसकी वजह से भी 2021 और 2022 में हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर हम तुलना करते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि सम्मान से जीने का अधिकार, इसके तहत जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा हैं। लेकिन यहां साइबर अपराध की नजर डालें तो 2021 और 22 के आंकड़े आपके सामने, हम देख सकते हैं 2022 में आंकड़े बढ़े हैं। आगे बढ़े कुछ अन्य श्रेणियों पर भी नजर डालें तो हम यही पाते हैं कि साल 2022 में आंकड़ों में फर्क नजर आया है। दुष्कर्म के मामलों में भी 2022 में बढ़ोतरी हुई है। आप इन आंकड़ों को हो सकता है सोचे कि ये तो बहुत कम है, इतने अपराध नहीं, दुष्कर्म में बहुत ज्यादा अपराध, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये वो आंकड़े हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जो शिकायतें हुई हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर ये एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहते हैं कि किस तरीके से अलग अलग अपराधों में मामले दर्ज किए जाते हैं, और उसके आधार पर एक तस्वीर हमारे सामने आती है कि देश में महिलाओं को लेकर हिंसा की किस तरह की वारदातें हो रही हैं। मैं चाहूंगी कि हम इन प्लेट्स को बार बार लगातार रिपीट कर दें, दूसरे प्लेट्स पर पहुंचे ताकि हम इस तस्वीर को तेजी से सामने रख सकें, क्योंकि उसके बाद हम अहम बिंदुओं पर आगे जाना चाहेंगे। छेड़छाड़ के मामलों में देखें तो भी आप देख सकते हैं कि मामले कितने बढ़ गए हैं। ये छेड़छाड़ के वो मामले हैं जिनकी शिकायत की गई है, लेकिन आप मान सकते हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी शिकायत ही नहीं की जाती है या जिनको दर्ज ही नहीं किया जाता शिकायत के बावजूद। ये आंकड़े उससे बहुत कम प्रतिशत दिखाते हैं। आगे बढ़े तो छेड़छाड़ से हटकर अगले अपराधों के अगर हम रुख करते हैं तो हम पाते हैं कि मृत्यु यानी दहेज के कारण जो मृत्यु के मामले हुए हैं उसमें भी 2022 में बढ़ोतरी ही नजर आई है। हर अपराध के पीछे इस बात को ध्यान में रखिए, ये वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई है या जिनको फाइल्स में दर्ज कराया गया है, जिनके खिलाफ शायद एफआईआर भी हुई है। शादीशुदा महिलाओं का उत्पीड़न ये खतरनाक आंकड़ा है जिस पर शायद गौर कर हम ये पा सकते हैं समाज में समस्या कहां है। शादीशुदा महिलाओं का उत्पीड़न यानी शादी के बाद उनका जो उत्पीड़न किया जाता है उसके मामले 2021 और 22 के आपके सामने हैं। कितना उछाल इन मामलों में देखा जा रहा है। इसे आगे बढ़े तो पाते हैं घरेलू हिंसा के मामले 2022 में बढ़ गए हैं, 2021 और 22 की तुलना आपके सामने है। लेकिन सम्मान से जीने का अधिकार, इसके खिलाफ भी अगर हम आंकड़े देखें तो पाते हैं इसके तहत भी मामले 2021 में ज्यादा थे, 2022 में थोड़े कम हुए हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिन मामलों की रिपोर्टिंग हुई है, हमारे समाज में बहुत से मामले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं की जाती है। वहीं आपके सामने अगर हम एक और तस्वीर प्रस्तुत करना चाहें, ये साइबर अपराध, दुष्कर्म और इनकी तुलनात्मक तस्वीर जो आपके सामने है, इसे हटकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि अगर हम एनसीआरबी की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात एनसीआरबी ने अपने आंकड़ों में जो बात दिखाई है, क्योंकि राज्यवार तरीके से एक बड़ी तस्वीर आपके सामने नहीं रख रहे, लेकिन हाँ, नंबर 1 पे जो राज्य आता है दुष्कर्म के मामले पर वो है राजस्थान। राजस्थान वो राज्य है जहां न केवल दुष्कर्म के मामले ज्यादा हैं बल्कि नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले भी ज्यादा हैं, और यहां हम राजस्थान की बात कर रहे हैं।
मैं चाहूंगी कि इनको हटाकर हम अगली प्लेट्स पर आए जहां हम कुछ और आंकड़े रखना चाहते हैं। शादी के लिए भी मजबूर करने के लिए जो अपहरण के मामले हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। यहां भी राजस्थान की ही बात कर रहे हैं हम। दुष्कर्म के मामले, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा राजस्थान में हैं। और वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत यह दिखाया जाता है कि सिर्फ 507 मामले ही दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का मात्र 0.1% है। राजस्थान दुष्कर्म के मामले में नंबर 1, नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1। शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण के मामले में आप देख सकते हैं कि 28,000 महिलाएं हैं, तो उसमें 12,000 नाबालिग हैं। और वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 507 मामले। दहेज हत्या के मामले आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन ये आंकड़े कुछ अलग तस्वीर पेश करते हैं। क्या कुछ है इनके पीछे का सच? कहां तक हम सफल हो पा रहे हैं इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित करने में? भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां किस तरह कानून और नियमों के आधार पर हम इस पर लगाम कस पा रहे हैं? हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुषमा साहू जुड़ी हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य हैं, और हमारे साथ योगिता भयाना भी जुड़ी हैं, जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं। और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुषमा जी और योगिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। और यहाँ हम आपसे यही समझना चाहते हैं, सबसे पहले सुषमा जी, राष्ट्रीय महिला आयोग पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो महिलाओं की शिकायतें होती हैं, बहुत सी महिलाएं सीधे आपके द्वार पर आती हैं। हालांकि आप भी उसके बाद पुलिस और जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं उन तक पहुंचती हैं और मामले की कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। क्या वास्तविकता इन तथ्यों की, इन आंकड़ों की जो हमारे सामने नजर आ रही है? ममता जी, अभी आपने जो आंकड़े दिखाए हैं, मतलब मैं इसको क्या कहूं कि जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, तो रिपोर्टिंग मात्र हमको लगता है 10 से 15% ही कर पाती हैं महिलाएं। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा हो पाता है, गवाही परिवेश में थोड़ी मात्रा बहुत ज्यादा इसमें कमी पाई गई है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर आज जो हम जिस दिवस के बारे में कह रहे हैं कि महिला अपराध में जो लगातार संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है यहाँ वास्तविकता, जो वास्तविक रूप से जिसको हम सशक्त करेंगे तभी कर सकते हैं जब हम उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे। लेकिन आज समाज में संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा महिलाएं बहुत ज्यादा एजुकेटिव हो रही हैं, एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक रूप से भी परिपूर्ण हो रही हैं। तो उनमें भी एक अवेयरनेस आ रही है कि हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, अब हम उनके पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं जहां पर जाकर के वो अपनी बातों को रख पा रही हैं। पहले ऐसी क्या नहीं थी, क्योंकि जिस समय मैं आयोग की मेंबर थी, वहां पर मैंने महसूस किया कि 20% महिलाएं हैं जो कम से कम गलत रिपोर्टिंग वहां कर रही हैं, लेकिन 80% महिलाओं के तथ्यों में बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि ईमानदारी होती थी और वो सच बोलती थी, वो उनके जो कंप्लेंट्स होते थे वो बिल्कुल सही होते थे। सुषमा जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उठाई है, क्योंकि 498A को लेकर इसके विरोध में भी बहुत आवाज उठाई गई है। लेकिन हाँ, हमने ये भी दिखाया कि कैसे दहेज के मामलों में मृत्यु के केस भी सामने हैं, और तमाम अन्य आंकड़े अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जिन महिलाओं को मदद की जरूरत है उन तक मदद इस कानून के तहत तो पहुंच रही है। लेकिन सुषमा जी, जैसे आपने बात कही, साक्षरता दर बढ़ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक, ना केवल शहर गांवों तक भी घर घर तक जानकारी पहुंच रही है। जागरूकता भी क्या उतनी ही पहुंच पा रही है? क्योंकि जानकारी और जागरूकता में फर्क है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा कारण हो गया सोशल मीडिया। क्राइम का एक बहुत अहम रोल क्राइम के बढ़ने में इसकी एक भूमिका है। हम अवेयरनेस उससे पा रहे हैं, हम जन जागरूकता भी फैला रहे हैं, लेकिन क्राइम के बढ़ने में इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आज हर घर में और हर हाथ में एक डिजिटल मोबाइल या स्मार्ट मोबाइल है। स्मार्ट मोबाइल में हम बच्चों की परवरिश कितने ढंग से कर पा रहे हैं। माता पिता बच्चों को छोटी उम्र में वो जो हाथों में मोबाइल दे रहे हैं, उनके पास अल्प ज्ञान है, उनको नहीं पता कि उसमें से वो क्या देखे नहीं देखे, और जब एज के अनुरूप उन चीजों के तथ्यों की जानकारी वो परिपूर्णता के साथ नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अकस्मात वो अपनी, चाहे उसको जिस रूप में लें, वो शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए, बच्चे उसके उन मनोभावों को दूसरे रूप में परिणत करके उसको एक घटना के रूप में, आज जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार
सड़क पे छेड़खानी, इस क्राइम को जो बढ़ा है, और इन क्राइम के बढ़ने के पीछे बस वही है कि बच्चों को आज चाहे कम ज्यादा उम्र के लोग जो परिवार को छोड़ करके बाहर रह रहे हैं, उनके अंदर वो उत्तेजना, वो सारी चीजें आ जा रही हैं, उन चीजों को देखने के कारण, उन चीजों को महसूस करने के कारण, और ये क्राइम का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है जानकारी, अश्लील वस्तुएं साधारण आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं है। ऐसे में योगिता जी, चूंकि आप तो जमीन, यहाँ पे सुषमा जी मैं योगिता जी को लेके आना चाहूंगी। योगिता जी, आप तो जमीन पर काम करती है महिलाओं के साथ, आप ये जानती हैं कि महिलाएं आपसे क्या दिल की बात आकर कहती होंगी, अपनी मुश्किलें भी समझती होंगी। ये जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि भाई शिक्षा की दर बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कहां तक आपको लगता है ये कि आज की जो महिलाएं हैं वो इस बात को समझ पा रही हैं? क्या वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर पा रही हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी बताया। महिलाओं से और क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं? पुरुषों को जब हमारी संस्था परी जब बात करने जाती है तो हम ज़्यादातर चाहते हैं कि हम पुरुषों के पास जाएं, लड़कों के पास जाएं, उनसे बात करें, ताकि बात की जाए कि भाई ऐसा होता क्यों है, मानसिकता ऐसी क्यों है। जब लड़कियों के पास या महिलाओं से हम बात करते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं कि कुछ भी मत सहो और चुप्पी तोड़ो, अपनी बात को रखो। यही अपने आप में सबसे बड़ी अवेयरनेस है कि आपका पहला और आपका एक ही कंट्रीब्यूशन है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी है, आपको सहना नहीं है। कोई भी उत्पीड़न, प्रताड़ना अब नहीं सहूंगी, मैं सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। ये बात कहकर मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो मेरा एक ही यहाँ सजेशन है कि अगर आप सहती हैं, सपोज़ अगर आपने उत्पीड़न सहा, कोई भी सेक्सुअल वायलेंस सहा, तो आप ये मत सोचिए आप ही उनका शिकार थी। वो आपको शिकार बनाएगा, फिर ना जाने कितनी छोटी बच्चियों को और ना जाने कितनी और महिलाओं को अपना शिकार बनाएगा, तो आप उसमें भी शामिल हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए आपको उस तरह से भी लेना पड़ेगा। तो आपको आवाज़ उठानी है, ना कि अपने लिए, उन सभी महिलाओं के लिए जिनको वो फ्यूचर में प्रताड़ित कर सकता है। तो आप देखिए इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। चुप्पी तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है जहां वो अपनी चुप्पी तोड़ सके। योगिता जी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जाती हैं, वहां भी जाकर आप लोगों से बात करती हैं। क्या हमारे आज के युवा इस बात को समझ रहे हैं? क्या आपको किस तरह के उदाहरण सामने आते हैं? हम घरेलू हिंसा को हमेशा मानते हैं घरेलू हिंसा है, लेकिन हिंसा कई रूप में व्यापक है। कहां तक और किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं, शारीरिक हिंसा के, मानसिक हिंसा के भी? देखिए लगातार मेरे पास तो हेल्पलाइन है, उसमें भी लगातार केसेस आते हैं, और मैं नंबर्स तो क्या ही बताऊं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम सबको मदद कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। और कई बार तो हम कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं। आज मैं किसी स्कूल में गई थी, तो वहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ जो निकल के बातें बताती हैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन होता है उनसे, तो वो जो बताती हैं वो आपको झकझोर देता है। मतलब मैं जो आंकड़े आपने बोला, हर मतलब तीसरी महिला, बट और यहाँ तो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, हर बच्ची उसका शिकार है, वो उनके चेहरे पे दिखता है। कुछ हिम्मत करके हम तक आती हैं, अपनी बात भी बताती हैं, और बट वो प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसा मैंने बोला महिलाओं के लिए भी नहीं है, छोटी बच्चियों के लिए। वो किससे अपने दिल की बात करें? अगर माँ बाप को बताते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं जाता वो बताएं। तो देखिए जब महिला को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, एक छोटी बच्ची को कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। चलिए ये सवाल सुषमा जी से लेते हैं। सुषमा जी, प्लेटफॉर्म, यानी हम देखते हैं कि विदेशों में खासकर हम इस बात को पहचानते हैं, हम मानते हैं कि सोशल काउंसलर्स होते हैं, फैमिली काउंसलर्स होते हैं, हर घर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखी जाती है। हमारे यहाँ पर जिस तरह की जनसंख्या है उसके मद्देनजर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कहाँ तक हम ये जो हाथ की बात हो रही है, मदद के हाथ की, किससे शेयर करें, क्या हम इसकी ओर देख भी पा रहे हैं? नहीं, सच्चाई तो ये नहीं है। हम मदद जितनी चाहते हैं वो नहीं कर पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये जो लगातार अपराध की घटना, चाहे जिन रूपों में कहें, वो बढ़ रही है। छोटी छोटी बच्चियों के बारे में कहा, मैं कह रही हूँ कि घरेलू हिंसा की प्रताड़ना, जो प्रताड़ना हिंसा है, वो जो घरेलू महिला है, वर्क फ्रॉम होम वाली, जो वर्क फ्रॉम होम का नहीं, जो वर्किंग वुमेन है, उन लोगों की स्थिति भी आकलन आप कर भी नहीं सकती। छोटी बच्चियां तो कम से कम मैं भी खुद बहुत सारे स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेजेस में काउंसलिंग करती हूँ। मैं प्रतिदिन आयोग के पद से हटने के बाद भी, मेरी टर्म खत्म होने के बाद भी, मैं प्रतिदिन, आज के दिन भी 2 केसेस, 1 केसेस प्रतिदिन सॉल्व करती हूँ। और जब तक सॉल्व नहीं होता मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ। लेकिन वो संख्या नगण्य है,
उसको माइनस में भी नहीं गिन सकते, इतनी कम संख्या है। लेकिन आज वन स्टॉप सेंटर इतनी खुल गई है, लेकिन वहां भी इतने केसेस की भरमार हो गई है कि लोग पूरी तरीके से उनकी बातों को सुनते नहीं है। उसका निष्पादन करने के लिए अफरा तफरी में लीपापोती वाली स्थिति बनती चली जा रही है। तो सबसे जरूरी है कि हम उनको कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके अवेयर करें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं, वो कहाँ किस तरह के केसेस में कहाँ जाकर के संपर्क कर सकती हैं, ये जानकारी आज पूरे भारत की महिला को होना चाहिए। मैं आयोग में हूँ, इसलिए शायद मुझे 5% की जानकारी हो, लेकिन वो बहनें कहाँ जो गांव में रहती हैं, वो बहनें कहाँ जो वर्किंग है, लेकिन वो जाकर के वर्क प्लेस पर जो उनका शोषण होता है, मानसिक शोषण भी शारीरिक शोषण से कम नहीं होता, प्रतिदिन वो महसूस करती हैं। आप जाकर के टीचर्स को देखिए, मेरे पास इतनी लड़कियां आती हैं, मैं उन संख्या के बारे में सही कहा उन्होंने, योगिता जी ने, कि वो संख्या को बताना भी अपने आप एक मतलब भ्रमजाल है कि इतनी महिलाएं आकर के कहती हैं कि अगर हम ये बातें कहते हैं अधिकारियों से, अगर हम कुछ बात कहते हैं तो वो सीधे इसको कोरिलेट करते हैं कि इनको पदोन्नति चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मानसिकता में बदलाव की बहुत जरूरत है, हर स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सुषमा जी, वक्त थोड़ा कम है। यहाँ कहना चाहती हूँ ममता जी, एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, जो कानून है, इसकी जानकारी मैं सभी बहनों को इस पटल के द्वारा देना चाहती हूँ कि एक NCW के बारे में तो पता है कि राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग के तहत वो जानते हैं, महिला सुरक्षा कानून के तहत जैसे उसको भी सख्त किया गया है, और उसमें जो भी है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत वो भी एक बहुत बड़ा एक पहल हुआ है जी। ये सब तथ्य हम जानते हैं सुषमा जी, लेकिन एक कमेंट बहुत ब्रीफ में आपसे लेना चाहूंगी योगिता जी, एक लाइन में महिलाओं से क्या आह्वान? जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला, उत्पीड़न और प्रताड़ना अब नहीं सहूंगी, मैं सिर्फ मैं हूं और मैं ही रहूंगी। बिल्कुल यही सोच के साथ हम इस कार्यक्रम को भी अंत करना चाहेंगे कि आवाज उठाएं। हम अपने मूल्यों के कारण, अपने परिवार को बनाए रखने के कारण बहुत हद तक चीजों को सहते रहते हैं, लेकिन वो सीमा कहीं पर निर्धारित हमें ही करनी होगी कि ये आपके स्वाभिमान को घातक ना कर दे कि आप अपनी पहचान भूल जाएं। इसलिए हिंसा को कहें ना। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ।